कल तक तुम लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान का भाग किया था। तुम्हारे बाप दादाओं ने, आरएसएस ने सपोर्ट किया था इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया को जो है भाग करके इंडिया और पाकिस्तान कर देने के लिए। आज तुम फिर जो है सावरकर का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाने वाला ये शख्स यहाँ सामने खड़ा है, गांधी जी, जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है। इनकी बलिदानों के बलिदानी। आम जनता को तो आपने वैसे भी इतना गूंगा बहरा बना दिया है 2 रुपए की ट्वीट दिखाकर कि सत्तू खाएंगे लेकिन बीजेपी को वोट देंगे। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोगों को नहीं बताएं कि मदरसे में किस चीज़ की तालीम दी जाती है। ये उस चीज़ को देखें कि सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देने वाला और आप आरएसएस के वो लोग हैं जितनी मोहब्बत नाथूराम गोडसे ने मुल्क से की थी उतनी आप भी करेंगे। हम कहते हैं मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओो, आरएस हटाओ, तब बेटी बचेगी, और बेटी बचेगी तभी ये देश का नाम होगा। और कहते हैं बेटी आरएस बनेगी, बेटी ऑफिसर बनेगी, बेटी पायलट, कैसे बनेगी? ये कुछ नहीं। मेरी 12 साल की लड़की है, वो पूछती है हमसे, मम्मी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, क्या वो इंटरव्यू किए थे प्राइम मिनिस्टर होने का? कभी कभी लगता है उनकी स्कल में ब्रेन नहीं है। हम लोग स्लैंग में बोलेंगे कि उनके खोपड़ी में मगज ही नहीं है। आज जो आप लोगों ने ये प्रोग्राम इनेकाद किया है, किस सिलसिले में किया है, ये बताएं आप। आज हमारी एक बड़ी रैली जो है हम लोगों ने वाई चैनल से स्टार्ट किया है। हम लोग 3 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। गुड ह्यूमन फाउंडेशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, और उसके साथ साथ जो है हमारे बांग्ला सांस्कृतिक मंच जो है, और जातीय बांग्ला सम्मेलन, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर हम लोगों ने प्रोग्राम किया। आज हम लोग एक बड़ी रैली लेकर वाई चैनल से वॉक करके हम लोग गांधी स्टैचू के पास आए हैं। यहाँ हमारा धरना मंच है, धरना मंच में हम बैठे हुए हैं। हमारा मकसद जो है 3-4 जो है मसला है जिसको लेकर हम गवर्नर से मुलाकात करना चाहते हैं। गवर्नर को हम लोगों ने मेल किया, हमने उनसे अपॉइंटमेंट चाही, वो अपॉइंटमेंट नहीं देना चाहते हैं, वो हमसे पर्सनली मीट करना नहीं चाहते। जबकि देखा जाए तो बीजेपी के लोग जब चाहे तब उनसे मुलाकात कर लेते हैं। वो बीजेपी के लोग हैं या स्टेट के गवर्नर हैं। एक गवर्नर जो है वो स्टेट का जो है गार्जियन होता है, वो स्टेट का एक जिम्मेदार नागरिक होता है कि वो स्टेट की परेशानियों को जो है वो सेंट्रल तक पहुंचाए और सेंट्रल से मदद लेकर आए जिन स्टेट की परेशानियों को दूर करने के लिए। मगर हम देख रहे हैं कि ये जो गवर्नर साहब हैं ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन का रोल अदा कर रहे हैं, और जब देखो तब बीजेपी के मामले को ये फेवर लेते हैं और उसकी ट्वीट करते हैं बीजेपी के फेवर में। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आ रहा है, हम सबों को ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि आप गवर्नर हैं या बीजेपी के कोई नेता हैं। हम लोग यहाँ आज जो है 4-5 मुद्दे को लेकर आए हैं, जिसमें से एक मुद्दा जो है वो कृषि बिल है, किसान बिल, जो किसान विरोधी बिल है। असल में देखा जाए कि किसानों का जो बिल पास किया गया है उसमें बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी जैसे पूंजीपति लोगों को फायदा हो रहा है, कि किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है। जिस तरह से किसानों का सुसाइड रेट बढ़ता चला जा रहा है वैसे ही और भी बढ़ते चले जाएंगे। अब बांग्ला को ये जो है भाग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये लोग बात कर रहे हैं कि गोरखा लैंड बनाएंगे, एक अलग स्टेट बनाएंगे। कल तक तुम लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान का भाग किया था। तुम्हारे बाप दादाओं ने, आरएसएस ने सपोर्ट किया था इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया को जो है भाग करके इंडिया और पाकिस्तान कर देने के लिए। आज तुम फिर जो है बंगाल को भाग करने की कोशिश में लगे हुए हो। तुम ये जान लो कि बंगाल कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बंगाल हमेशा एक साथ था, चाहे वो गोरखा वाले हो, चाहे बंगाली हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इस बंगाल की धरती में हम सब एक साथ कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। ये रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, ये नजरुल इस्लाम की धरती है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो हम लेकर आज यहाँ पे आए हैं कि जीएसटी का मसला। बंगाल की जीएसटी के पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है, और अभी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, उसमें इन लोगों ने इनकार कर दिया बंगाल को पैसे देने से। किस हक से इन्होंने इनकार किया? बंगाल एक स्टेट है और एक स्टेट के डेवलपमेंट इन पैसों पे डिपेंड करता है। आप रैली करने के लिए आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। आप बिहार में आज जो है प्रोग्राम जो है कर रहे हैं, अपने प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पे जो इलेक्शन की प्रचार हो रही है, करोड़ों अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हैं। कहाँ से वो पैसे ला रहे हैं आप जो है रिलीफ फंड के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए आपने रख दिया, और उसके बाद आरटीआई से उसको खारिज करवा दिया कि आरटीआई भी नहीं कर सकते, उसके डिटेल्स नहीं ले सकता कोई, और उस पर आप जो है जीएसटी के पैसे को बंगाल में रोक दे रहे हैं। किसने हक दिया आपको ये करने का? अगर आप बंगाल को पैसे नहीं देंगे तो बंगाल की तरक्की कैसे होगी? बंगाल की आवाम जो है आगे कैसे बढ़ेगी? आप बंगाल को बर्बाद करना चाहते हैं। बंगाल के आपका मकसद जो है वो इस तरह से है कि आप किसी तरह जो है यहाँ पे पैसे नहीं आए और बंगाल के लोग जो है वो परेशान हो जाएं और भूखमरी और महामारी वाला मामला यहाँ हो जाए, यही इनका मकसद है। ये हिंदू राष्ट्र राज करना चाहते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मदरसे को बंद करेंगे। इनको तो यही मकसद है इनका कि आज मदरसे बंद कर देंगे, कल मुस्लिम के राइट्स छीन लेंगे वोट देने के, दलित के राइट छीन लेंगे, फिर सिख के राइट छीन लेंगे, अंग्रेजों के राइट, और सिर्फ हिंदू राष्ट्र इनका मकसद है। तो हिंदू राष्ट्र भी जो है, एक बात मैं कह देना चाहता हूँ खास करके हमारे हिंदू भाइयों को, कि ये हिंदू राष्ट्र जो है
हिंदू राष्ट्र नहीं है, आप मत समझिए कि हिंदू राष्ट्र है, ये ब्राह्मणवाद राष्ट्र ये बनाना चाहते हैं और ये आंख में धूल आपके भी झोंक रहे हैं। कल पहले हमारे राइट छीन लेंगे, फिर सिख के और अंग्रेजों के राइट छीन लेंगे, क्रिश्चियनों के राइट छीन लेंगे और उसके बाद में देखिएगा कि आप में से जो है जैसे दलित हैं, मथुआ हैं और क्षत्रिय हैं और इस तरह से जितने भी आप लोग हैं उनको भी बोलेंगे कि आप लोगों को भी राइट नहीं है वोट देने की और ये सब जो है ब्राह्मणों को सिर्फ रहेगा। तो ये सब आंखों को धूल झोंकना है और इनका मकसद ही यही है कि धूल झोंक के अपने राज को कायम रखना। आखिरी सवाल, मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में ये सवाल करता हूँ कि जो सदियों से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखी थी, क्या ये संविधान जो है उस पर अमल हो रही है? देखिए, ये लोग संविधान के विरोधी लोग हैं, ये संविधान के फेवर की कुछ बात ही नहीं करते। आप देखिए किस तरह से किसान विरोधी बिल को इन लोगों ने पास कर दिया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में इसको पास किया गया। ये जितनी बिल्स लेकर आ रहे हैं सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सीए, एनआरसी, एनपीआर का भी जो बिल ये लोग कराए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनका काम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हर चीज़ होता है। यूपी में जिस तरह से राज चल रहा है और यूपी में जो अभी इन लोगों ने एक लॉ पास किया है कि किसी को भी किसी वक्त उठा लिया जा सकता है, उसके लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बाद में लाना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले नहीं है, ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते नहीं है। ये लोग सिर्फ जिनको ये वीर कहते हैं, जो कि एक डरपोक था, वो सावरकर को मानने वाले हैं और उसी की फिलॉसफी को लेकर चलने वाले हैं और हिटलर की फिलॉसफी को ये लोग चलने वाले हैं। और ये लोग, इनका कोई मकसद नहीं है, ये संविधान को न मानते थे, न मानते हैं, न मानेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। आज हमारा ये स्टेज बना हुआ है, हम यहाँ बैठेंगे। गवर्नर से मिलने के लिए हम अपील कर रहे हैं। पुलिस से हमने कहा है कि गवर्नर को खबर कीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, हमारी मुलाकात कराई जाए। हम मेमोरेंडम रेडी करके रखे हुए हैं, हम उनको जमा करना चाहते हैं। हम लोग गांधी स्टैचू में इसलिए आए हैं कि ये हिंदुस्तान गांधी का हिंदुस्तान है। ये वीर सावरकर जो ये कहते हैं, ये सावरकर का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाने वाला ये शख्स यहाँ सामने खड़ा है, गांधी जी, जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है। इनकी बलिदानियों का ये नतीजा है कि आज हम सब यहाँ पे खड़े हैं, एक साथ एकजुट होकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं। तो ये इसी वजह से ये एक ऐतिहासिक जगह है गांधी स्टैचू, और गांधी जी यहाँ खुद खड़े हैं। तो इसलिए हम हमेशा यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए, गांधी जी की बात रखने के लिए, क्योंकि हम गांधी जी के फॉर्मूले को मानते हैं, हम गांधी जी के तरीक़ेकार पे चलने वाले लोग हैं। हम आरएसएस और वीर सावरकर के पे चलने वाले नहीं हैं, हम अंग्रेजों के रास्ते पे चलने वाले नहीं हैं, हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लेकर चलने वाले नहीं हैं। हमारे बुजुर्गों ने और गांधी जी ने जो सेकुलर इंडिया बनाया था, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक खूबसूरत भारत को एक ढांचा दिया था, जहाँ अलग अलग जुबान के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग मौजूद थे। हम वो हिंदुस्तान पे भरोसा रखते हैं और उसी हिंदुस्तान को हम आगे बढ़ाएंगे। योगी जी कुछ सोचिए वरना इस्तीफा दे दें। योगी जी यूपी से इस्तीफा दे दें, क्योंकि उन लोगों को बेटी का फिक्र ही नहीं है। ना मोदी जी को फिक्र है, ना योगी जी को फिक्र है। और भी जितने भी लोग हैं सबके पास लड़की है। अभी वहाँ क्या चल रहा है, छोटे जात बड़े जात, अरे कोई सी जात नहीं है, वो लड़की है, चाहे वो किसी की भी लड़की हो। अभी ये जात पात क्यों उठा रहे, क्यों छोटे जात है, वो बड़े जात है, तो इसमें राजनीति चल रहा है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम लोग कोई पार्टी के आदमी नहीं है, ना हम लोग कोई पार्टी में रहते हैं। हम लोग सिर्फ ये जताना चाहते हैं, आज वहाँ पे हुआ है, कल यहाँ पे भी होगा, क्योंकि हमारी बेटी सेफ्टी नहीं। आप कहते हैं मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी कैसे बचेगी? हम कहते हैं मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ, आरएस हटाओ, तब बेटी बचेगी, और बेटी बचेगी तभी ये देश का नाम होगा। और कहते हैं बेटी आरएस बनेगी, बेटी ऑफिसर बनेगी, बेटी पायलट, कैसे बनेगी? ये योगी जी के देश में इतना बड़ा ये हो रहा है कि बेटी बचाने ही नहीं दे रहे। 6 साल 12 साल और आज तक इंसाफ नहीं मिल रहा। हम लोग बैठे हुए जैसे निर्भया केस में 8 साल के बाद इंसाफ है, आसिफा को तो अभी तक इंसाफ ही नहीं मिला है। क्या हो रहा है? उन लोगों के बड़े बड़े फेस आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता के चेहरे आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ होना चाहिए। आज तक तो हम लोग उनके मंदिर पे तनकीद नहीं की, वो उन लोग तो हर चीज़ पे तनकीद करते हैं। बात सिर्फ मदरसों का नहीं, वो मस्जिद पे तनकीद करते हैं, हम हमारे मुसलमान होने पे तनकीद करते हैं। उनको क्या है, उन लोगों के पास डेवलपमेंट का कुछ चीज़ नहीं है, तो वो सिर्फ ये सब फंडा लगा करके उलझाते हैं आवाम को। ये सिर्फ उलझाने के लिए काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके पास कोई मोटिव नहीं है, वो डेवलप क्या दिखाएंगे, वो डेवलपमेंट कर नहीं सकते, उनके पास कुछ नहीं। मेरी 12 साल की लड़की है, वो पूछती है हमसे, मम्मी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, क्या वो इंटरव्यू किए थे प्राइम मिनिस्टर होने का? कभी कभी लगता है उनके स्कल में ब्रेन नहीं है। हम लोग स्लैंग में बोलेंगे कि उनके खोपड़ी में मगज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, आप हर मजहब को छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप इंसान है। बेसिक नीड, आप ये बोलते हैं कि दाल चावल आटा गेहूं ये डेली यूटिलिटीज में नहीं आता है, तो क्या करेंगे आप? भूखा रख के एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरों के पेट भरेंगे, आपको सिर्फ अपने पेट भरने से है। और गवर्नर जिस तरीके से बात पे बंगाल की
बंगाल की स्थिति को खराब करने की कोशिश करा। गवर्नर का एक मर्यादा है, गवर्नर अपना मर्यादा छोड़ के जिस तरीके से बार बार सरकारी काम में हस्तक्षेप कर रहा है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर अवस्थान विक्षोभ में है। क्योंकि पिछले कई सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार हिंदुस्तान में आया है, बंगाल को फिर से बांटने की कोशिश की जा रही है। नफरत की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, बात बात पर दंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। ये बंगाल रविंद्र और नजरुल की बंगाल है, और जब जब बंगाल में किसी भी तरीके के सांप्रदायिक संपत्ति को खराब करने की कोशिश की जाएगी तो हर घर में एक नजरुल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नौजवान पैदा होंगे और बंगाल की एकता व अखंडता के लिए लड़ना रहेगा। इसीलिए आज हम लोग भी यहाँ आए हैं, यहाँ मौजूद हुए हैं बंगाल की एकता को कायम रखने के लिए। आया जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक बार संविधान बना दिया है तो बार बार सरकार उसमें अमेंडमेंट क्यों लाता है? या तो अम्बेडकर गलत है या सर इस संविधान गलत है। मकसद क्या है सरकार का? अमेंडमेंट ला के संविधान को बदलने की कोशिश क्यों किया जाता है? 1947 में जो लोग संविधान बनाए थे वो लोग सब कुछ सोच समझ कर बनाए थे, उसके बाद अमेंडमेंट क्यों लाया जा रहा है? और भारत को जब एक बार सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क कह दिया गया है तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर क्यों जा रहा है? आज आए दिन भारत के संविधान को मारा जा रहा है, भारत के संविधान को खत्म किया जा रहा है, आए दिन भारत के संविधान का धजिया उड़ा रहा है मोदी सरकार। ये लोग संविधान को मानते नहीं है क्योंकि इन लोग के प्रति संविधान के प्रति आस्था नहीं है, क्योंकि इन लोग संविधान में मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को बराबर हक दिया गया है और इनके हिसाब से सिर्फ एक तबके को हक दिया जाए। इनका डिमांड ही है कि हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए भारत के संविधान से इनका कोई वास्ता नहीं है। भारत के संविधान के खिलाफ ये लोग हमेशा से थे, क्योंकि ये लोग कल अंग्रेजों के दलाल थे, आज वही पॉलिसी भारत के संविधान को लाकर भारत के संविधान को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी की रैली होती है, उसमें दंगे फसाद होते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो यूपी में योगी मॉडल है, राम राज्य है, लागू राम वाला राम राज्य है, आपने वहाँ कर लिया। लेकिन ये बंगाल है, ये खुद ही राम की धरती है, यहाँ से रेवोल्यूशन और इनकलाब पैदा होता है। तो हमने हमेशा लोगों को समेटने की बात की है। तो ये जो दोहरी राजनीति बीजेपी की है वो यहाँ नहीं चलेगी, बल्कि ये आगामी बिहार और बंगाल के चुनाव में जो है जीतने के लिए दंगे कराना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास आधार नहीं है डेवलपमेंट का। ये विश्व गुरु भारत की बात करते हैं कि भारत 2020 में विश्व गुरु होगा, लेकिन असलियत में ये है कि बांग्लादेश से भी हालत खराब हो जाती है। जीडीपी के मामले में आप बोले, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में आप बोले, युवाओं के रोजगार के बारे में आप बोले, तो इनके पास आधार नहीं है। तो इनकी जो दोहरी राजनीति है हम इसे बंगाल से दूर रखना चाहते हैं और हमारी डिमांड है कि गवर्नर आए, हमारी बात को सुने और जिन मुद्दों पर आज यहाँ के महिलाएं, बच्चे और तमाम लोग सड़कों पर है, इस बात को सुने और हमारे मुद्दों को जो है वो सेंट्रल तक ले जाए कि बंगाल के लोग ये नहीं चाहते। मैं यही बोलूँगी कि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सवाल जवाब जनता का हो या फिर लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, चलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये फांसीवाद को जन्म दे रहे हैं कि सारे लोग सारे ही मेरे लोग हो, तो चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं। मैं किसी को चोर नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक बहुत मशहूर कहावत है कि चोर चोर मुसेरे भाई हैं। तो ये सारे राजनेता अगर एक ही पार्टी के होंगे तो सवाल कौन करेगा? आम जनता को तो आपने वैसे भी इतना गूंगा बहरा बना दिया है 2 रुपए की ट्वीट दिखाकर कि सत्तू खाएंगे लेकिन बीजेपी को वोट देंगे। तो आम जनता तो बोलने नहीं जा रही है, बल्कि राजनीतिक पार्टी पे आपने बड़ी बड़ी जगहों पर ऐसे लोगों को बैठा दिया जो आपसे सवाल ना पूछ पाए। अब बात नॉन बीजेपी स्टेट की होती है तो भक्त ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर और रियल लाइफ में ट्रेंड करने लगते हैं कि हमें प्रेसिडेंट रूल चाहिए, हमें प्रेसिडेंट रूल चाहिए। यूपी में इतना दंगा हुआ, लोग मारे गए, आए दिन बेटियों की आबरू लुटती है। सिर्फ हथरस तो एक मामला है, हथरस में एक और रेप हुआ था जहाँ पे 6 साल की बच्ची का रेप हुआ था और उसके शव को लेकर उसके परिजन रोड पर बैठ गए थे कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। दलितों के साथ वहाँ पर कंटिन्यू ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो नॉन बीजेपी स्टेट है वहाँ पर इस चीज़ की डिमांड नहीं की जाती कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए। लेकिन जो नॉन बीजेपी स्टेट है तो इसका मकसद ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है कब्जा करना चाहती है। तो सीधी सी बात है, ये लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ पर कब्जा नहीं चलेगा। अगर आप दिल जीत कर बंगाल में आना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जो राजनीति बंगाल में करना चाहते हैं हमें आपत्ति उससे है। मैं यही कहूँगी ये वही कर रहे हैं जो इनके बाप दादा इनको सिखा कर गए हैं। इनका काम है बिक जाना। और अगर ये आज मदरसों की बात करते हैं तो हिंदुस्तान की आज़ादी में अल्लामा फजल खैराबादी का, खान अब्दुल गफ्फार खान का, मौलाना आज़ाद का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये इतिहास उठा कर देखें। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोगों को नहीं बताएं कि मदरसे में किस चीज़ की तालीम दी जाती है। ये उस चीज़ को देखें कि सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा देने वाला, आवाज़ उठाने वाला एक मदरसे का छात्र था। आज मदरसे के बच्चे यूपीएससी से लेकर नीट में टॉप कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसी संस्थाओं में नीट से लेकर यूपीएससी की बात होती है तो बड़े बड़े कोचिंग को सामने रख दिया जाता है। लेकिन जब नेगेटिव बात करनी हो तो मदरसे की बात की जाती है। मैं नरेंद्र मोदी को और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता को ये कहना चाहती हूँ कि मैं मदरसे की तुलबा हूँ और मैं अपने देश से बहुत मोहब्बत करती हूँ, शायद इतनी जितनी मौलाना आज़ाद ने इस देश से की थी, जितनी अल्लामा फजल खैराबादी ने की थी। और आप आरएसएस के वो लोग हैं जितनी मोहब्बत नाथूराम गोडसे ने मुल्क से की थी उतनी आप भी कर रहे हैं। आखिरी सवाल, जिस तरह से देखी जा रही है कि संविधान जो है बरसों पहले लिखी गई है, तो क्या ये संविधान जो लिखी गई थी उस हिसाब से चल रही है मौजूदा हालात में? संविधान की बहुत इज्जत है इस मुल्क के तमाम लोगों के दिल में, तो ये संविधान को डायरेक्ट तो मनुवाद बना नहीं सकते, लेकिन ये ऐसे ऐसे कानून उसमें अमेंड कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो चेंज है ला सके। मैं ये नहीं कहूँगी कि हिंदुस्तान में संविधान नहीं चल रहा है, क्योंकि ये संविधान की ताकत है कि आज मैं अपने वजीर आला से सवाल पूछ पा रही हूँ, और ये संविधान की ही ताकत है। देखी जा रही है कि आज जो सवाल पूछते हैं उनको जेल में डाल दी जाती है।
तो कहाँ संविधान चल रही है? तो जेल में डाला तो गांधी जी को भी गया था, जवाहरलाल नेहरू को भी गया था। आज बात संविधान की नहीं है, आज बात अंग्रेज़ों की दलाल की और हिंदुस्तानियों की है। तो हिंदुस्तानियों पर तो जुल्म हुआ है अंग्रेज़ के दौर में भी, और ये जो अंग्रेज़ के भेष में कुछ और लोग देश में घूम रहे हैं आज, वो भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम संविधान पर आज नहीं आने देंगे, क्योंकि ये देश जो है संविधान के उसूलों से चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए।